नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। आरओ 2023 एग्जामिनेशन के लिए हम पेड क्विज लगातार देखते आ रहे हैं, उसको कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ से दो स्टेटमेंट है हमारे पास, पूछा जा रहा है कौन सा करेक्ट है। तो देखिए, आप सातवाहन टाइम पीरियड की हिस्ट्री देखेंगे एंशिएंट इंडिया में, तो अब यहाँ पे जो पुराणों से संबंधित डिटेल इनके बारे में मिलती है कि द पुरानाज मेंशन ओनली द सातवाहन रूल एंड नॉट द आंध्रा रूल। तो ये स्टेटमेंट हमारा जो है गलत है। अगर पुराणों की दृष्टि से देखेंगे तो आंध्र शासन का उल्लेख वहाँ मिलता है, सातवाहन शासन का उल्लेख पुराणों में नहीं है, ठीक है। और पुराणों के अनुसार ही जो ये है, कैपिटल ऑफ आंध्रा वाज प्रतिष्ठान, सिचुएटेड ऑन द गोदावरी रिवर इन औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट। तो वर्तमान में जो औरंगाबाद है उसके ये गोदावरी के तट पे है, तो यहाँ प्रतिष्ठान नामक जगह जो है ये आंध्र शासकों की कैपिटल बताई गई है। तो ये वाला ठीक है ना। आंध्रों ने जो है पुराणों के अनुसार लगभग 300 वर्षों तक शासन किया। तो ये सब फैक्ट जो है इससे संबंधित है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पुराणों में आंध्रा रूल के बारे में मेंशन है, सातवाहन रूल के बारे में मेंशन नहीं है, ठीक है। तो पहला कथन हमारा गलत हो गया, दूसरा सिर्फ सही है। अब देखें, दो कथन फिर से हैं, कौन सा सही है। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था, ठीक है, ये शायद हमने पहले बताया आपको। और दूसरा है कि सातवाहन शासकों ने ब्राह्मण वंश का होने का दावा किया और दैहिक अनुष्ठानों का निष्पादन किया। तो ये भी ठीक है। वासुदेव, कृष्ण वासुदेव जैसे देवताओं की पूजा का साक्ष्य मिलता है। और सिमुक जो है, सिमुक को ही जो है उसमें पुराणों में आंध्र भृत्य कहा गया है। ये टर्म कई बार पूछा जाता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। दोनों कथन हमारे ठीक हैं इसमें। दो कथन फिर से है, कौन सा सही है। तो अभी सिमुक की हमने बात की, तो उसको शुंग और कण्व शक्ति का नायक भी कहा गया है पुराणों के अनुसार। और गौतमीपुत्र शतकर्णी जो है पांड्य वंश का महानतम शासक था। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये भी तो सातवाहन से ही संबंधित है। तो इसको जो है पहला चुनेंगे सिर्फ। दो कथन फिर से हैं। गौतमीपुत्र शतकर्णी ने राजा और महाराजा की पदवी ग्रहण की। तो सातवाहन हिस्ट्री में देखिए, डिटेल में थोड़ा पढ़िएगा इन सब चीज़ों को, जो भी हमने फैक्ट्स देखे हैं। ये कथन भी हमारा ठीक है, इसकी ये टाइटल्स थी। और गौतमीपुत्र ने अपने को एकमात्र ब्राह्मण, या फिर इसको कई बार एग्जाम्स में इस तरीके से पूछा गया है, एका ब्राह्मण, है ना। तो इसने एका ब्राह्मण कहा और शकों को हरा करके क्षत्रिय शासकों का नाश भी किया। तो दोनों कथन हमारे यहाँ पे ठीक है। एका ब्राह्मण की जो इसकी कह लीजिए ये मतलब नाम के साथ इसको जो जोड़ा गया, तो ये डिटेल हमें मिलती है। इसका एक इंस्क्रिप्शन है नासिक, है ना, नासिक इंस्क्रिप्शन में, उसमें एका ब्राह्मण इसको मेंशन किया गया है। आगे है, बुद्ध चरित नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये देखेंगे तो गौतम बुद्ध के लाइफ को एक पोइटिक नैरेटिव के रूप में डिटेलिंग की गई है संस्कृत भाषा में के कवि जो है ये अश्वघोष, इनके द्वारा, ठीक, बुद्ध चरित। कौन सा कथन अब गलत है, ठीक है। गलत या सही वाला प्लीज बहुत ध्यान से देखा करिए। तो पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला बृहद्रथ वंश था। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा समझेंगे, पुराणों के अनुसार बात हो रही है, ठीक है। तो मगध रीजन में आप देखते हैं ये, अगर हम इसकी बात करें बौद्ध ग्रंथों के अनुसार, तो वहाँ माना जाता है कि पहला जो है वंश हर्यंक वंश था, ठीक है। परंतु पुराणों के अनुसार यहाँ पे बृहद्रथ वंश है, जिसका संस्थापक ये बृहद्रथ था, इसको ही माना जाता है। तो उसके अनुसार, पुराणों के अनुसार ये मगध पर शासन करने वाला वंश था। तो ये कथन ठीक है, परंतु बुद्धिस्ट टेक्स्ट के हिसाब से ध्यान रखिएगा, हर्यंक वंश को माना गया है। और दूसरा है, सातवाहन शासक जो हुए उनकी राजकीय भाषा प्राकृत थी और इनके जो भी अभिलेख हैं प्राकृत भाषा में ही लिखे गए हैं और उसकी लिपि जो है वो ब्राह्मी लिपि है। तो ये दोनों कथन हमारे ठीक हैं, इसमें गलत जो है कुछ भी नहीं है। दो कथन फिर से है, कौन सा सही है। तो बिंबिसार गौतम बुद्ध और महावीर का समकालीन था, ये कथन हमारा जो है ठीक है।
ये बात हो रही है वही हर्यंक वंश की, ठीक है। तो बिंबिसार को ही जो है मगध का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अभी हमने ऊपर भी देखा कि बुद्धिस्ट ग्रंथों के अनुसार ये इन्फॉर्मेशन ठीक है। तो यहाँ पे बिंदुसार लिखा है ना, तो ये गलत हो जाएगा। तो पहला सिर्फ सही है। अब इसमें दो कथन फिर से हैं, कौन सा सही है ये देखना है। तो देखिए, जैन लेखकों के अनुसार देवदत्त के उकसाने पर अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी। मतलब बिंबिसार के जो कह लीजिए मृत्यु के संबंध में तथ्य हैं, उसके बारे में दोनों स्टेटमेंट है। तो दूसरा है विनय पिटक के अनुसार बिंबिसार ने कारागार में जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। तो दोनों कथन जो है गलत है। गलत क्यों है? बिंबिसार के कारागार में जहर खाकर आत्महत्या करने की बात जो है जैन लेखक करते हैं, ठीक है। तो ये इसका हो जाएगा। और देवदत्त जो गौतम बुद्ध के कजिन थे, ठीक है, उनके उकसाने पर अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी। तो ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? विनय पिटक के अनुसार, ठीक। तो दोनों को आपस में इंटरचेंज किया गया है। इसको कंफर्म मतलब आप समझ लीजिए कि कौन सा किसने कहा। तो इसलिए जो है सही इसमें कोई नहीं है। कुणिक तथा वैदेही पुत्र किस शासक की उपाधियां थी? तो ये जो है माना जाता है हर्यंक वंश का सबसे शक्तिशाली और आक्रामक शासक कौन था? अजातशत्रु। तो उसकी ही उपाधियां हैं। अब देखें किस शासक के समय प्रथम बौद्ध सभा यानी बुद्धिस्ट काउंसिल जो है, बौद्ध संगीति आप पढ़ते हैं मुख्य रूप से 4 के बारे में, उसका आयोजन पहली का किसके समय हुआ? तो ये जो है अजातशत्रु के काल में ही सप्तपर्णी की जो गुफाएं हैं राजगृह की, यहाँ पे करवाई गई। और पहली बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई उसको प्रिसाइड किसने किया था ये भी पूछा जाता है। तो ये जो है महाकश्यप थे, ठीक है। इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। दो स्टेटमेंट फिर से है, कौन सा सही है? अमेरिकी संविधान यानी यूएस की बात हो रही है। तो यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन के समान भारतीय संविधान ने भी एक एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की है। तो इंटीग्रेटेड जुडिशरी का जो कॉन्सेप्ट है इंडिया में, जिसमें टॉप पे सुप्रीम कोर्ट है और उसके अंडर में सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं। तो ये वाला सिस्टम हमने यूएस से नहीं बल्कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है उसके ही माध्यम से अडॉप्ट करने की कोशिश की है। और यही एकल व्यवस्था जो यहाँ पे लिखा है ना, तो ये 1935 का अधिनियम के बारे में जानकारी दी गई है। तो दूसरा कथन तो ठीक है। यूएस में क्या है कि जो है जुडिशरी सिस्टम जो है वो फेडरल लेवल पे है ना। तो इसमें सिर्फ दूसरे को हम जो है चुनेंगे। भारत के उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जो इनॉग्रेशन की डेट है, उद्घाटन आज़ादी के बाद किस तिथि को किया गया? तो ये है 28 जनवरी 1950। ये डेट्स इंपॉर्टेंट है, इसको चूंकि ये पूछी जाती है याद कर लीजिएगा, एकदम रट लीजिए। अब है कि संविधान के किस भाग में उच्चतम न्यायालय का उल्लेख है? सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो डिटेलिंग की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, भाग 5 में देखेंगे आप, आर्टिकल 124 से लेकर के 147 के मध्य। दो कथन फिर से है, कौन सा सही है? तो वही सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं और 124 से 47 के मध्य यहाँ पे जो प्रावधान है दिए हुए हैं। तो दोनों ठीक है। दो कथन फिर से है, कौन सा अब सही नहीं है? तो राष्ट्रपति भारत के जो है वो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकते हैं। तो अभी रिसेंटली आपको याद होना चाहिए कि पहले 31 जजेस थे हमारे सुप्रीम कोर्ट में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिला करके। अब इनकी संख्या जो है 2020 में इंक्रीज होकर के कितनी हो गई है? 34। 3 जजेस जो है और बढ़ा दिए गए हैं, ठीक है। तो ये संख्या बढ़ाने की जो शक्ति है वो संसद में नहीं थे, राष्ट्रपति में नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनको राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। तो ये कथन ठीक है, सिर्फ दूसरा सही होगा। मतलब पहला गलत है, दूसरा जो है वो सही है। अब फिर से दो कथन, कौन सा सही है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो हैं राष्ट्रपति को त्यागपत्र प्रस्तुत करके अपना पद त्याग कर सकते हैं। तो कोई रिजाइन करना चाहे तो राष्ट्रपति को संबोधित करेगा ऐसा रेजिग्नेशन। ये हमारी बात एकदम बिल्कुल ठीक है। दूसरा है कि न्यायाधीशों को अगर मान लीजिए वो खुद से रिजाइन नहीं करना चाहते, उनको अगर उनके पद से हटाना है तो उसका जो है हटाने का आधार उनका दुर्व्यवहार या कदाचार जो कि सिद्ध किया जा चुका हो, ये होना चाहिए। तो ऐसा मतलब इस प्रकार से होता है कि अगर मान लीजिए किसी को हटाना है तो संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत यानी कि कुल सदस्यता जितनी है उसका 2/3 जो मेंबर्स हैं उसके प्रेजेंट एंड वोटिंग के माध्यम से ऐसा प्रस्ताव दोनों हाउसेस से पास किया जाना चाहिए जिसमें उनको इस आधार पे हटाया जा रहा है कि उन्होंने कोई दुर्व्यवहार किया है या कोई कदाचार किया है, ठीक है। इसके माध्यम से उनको हटाया जा सकता है, ठीक। तो दोनों कथन जो है वो ठीक है।
इसमें है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत तदर्थ न्यायाधीश यानी कि जो एडहॉक जजेस होते हैं ये उनकी नियुक्ति का उल्लेख जो है किया गया है। तो राष्ट्रपति की पूर्व जो कह लीजिए सहमति के आधार पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट में किसी कोरम को पूरा करने के लिए एडहॉक जजेस की नियुक्ति होती है वो प्रावधान है अनुच्छेद 127 में। दो कथन फिर से है, कौन सा सही नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 129 में अभिलेख न्यायालय के रूप में उच्चतम न्यायालय का उल्लेख किया गया है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में जो बताया गया है वो प्रावधान 129 आर्टिकल में है, बिल्कुल ठीक है। न्यायाधीशों के वेतन का उल्लेख 127 में नहीं है, 125 में है, ठीक। तो सही नहीं है कौन सा, दूसरा। दो कथन फिर से हैं, कौन सा सही है। सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का संरक्षक तथा अभिभावक कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, डायरेक्टली पूछ लिया जाता है आपसे। तो गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा है कि सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार को बढ़ाने के लिए, है ना, अधिकार जो है वो राष्ट्रपति को है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। इसमें जो किसी भी मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन भारत के किसी क्षेत्र में लगेगा या नहीं लगेगा, अगर इस बात को इंक्रीज करना है तो इसके लिए एम्पावर कौन है, हमारी संसद यानी कि पार्लियामेंट। तो सही सिर्फ पहला है। उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहां पर स्थित है, तो ये है आपका यहाँ सहारनपुर में। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान की लोकेशन कहाँ पे है, तो ये इंस्टीट्यूशंस भी पूछे जाते हैं, लगातार ध्यान दीजिएगा। ये लखनऊ में है, कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। दो स्टेटमेंट फिर से है, कौन सा सही है। तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान प्रयागराज में स्थित है, तो ये गलत है, ये कानपुर में है। और शस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र कानपुर में लिखा है, तो ये वाला गलत है, ये झांसी में है। दोनों जो है गलत है। – 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के अधिकतम घनी आबादी एवं न्यूनतम घनी आबादी वाले जिले कौन कौन से हैं। तो डेंसिटी की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है ये गाजियाबाद का था, और सबसे लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड ये बुंदेलखंड का ललितपुर। आगे है धुरिया लोक नृत्य जो है किस क्षेत्र से संबंधित है, तो उत्तर प्रदेश में ही देखेंगे, इधर जो बुंदेलखंड का रीजन है मेनली यहाँ पे किया जाता है ये। दो कथन फिर से हैं, देखिए कौन सा सही है। तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत आसानी से उपलब्ध होते हैं और लंबे समय तक प्रयोग में लाए जाते रहे हैं। और दूसरा है गैर परंपरागत, यानी कि जो हमारे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज होते हैं वो सामान्य रूप से व्यवहार में लाए जाने वाले ऊर्जा स्रोतों के अतिरिक्त स्रोत हैं, ठीक है। यानी कि देखिए ऊर्जा के स्रोत के रूप में हम मुख्य रूप से दो रूप पढ़ते हैं, परंपरागत और गैर परंपरागत, यानी कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। तो कन्वेंशनल में भी दो प्रकार के हैं, जैसे कि जो नॉन रिन्यूएबल है और कुछ उसमें से रिन्यूएबल है। और दूसरा जो गैर पारंपरिक है तो उसमें मोस्टली मतलब जो बहुत ही रेयर से हम यूज़ करते हैं, जैसे हम एग्जांपल के तौर पे देखें तो सोलर एनर्जी हो गया, है ना, विंड एनर्जी। इसके अलावा जो हमारा बायोलॉजिकल एनर्जी के कुछ रूप हैं, ठीक, तो ये होते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये हमारे जो कन्वेंशनल हैं उसके ऑल्टरनेट में हम इसको यूज़ करते हैं। और परंपरागत ऊर्जा के स्रोत जो है वो इजीली अवेलेबल होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखें तो खाना बनाने के लिए आप लकड़ी जलाते हैं, ठीक है, गोबर है उसका वो कुछ बनाते हैं, उपला वगैरह, या फिर जो अन्य एग्जाम्पल्स हैं, तो ये सामान्य रूप से इस्तेमाल किए जाते हैं। तो दोनों जो है ठीक तो हैं, सी विकल्प को चुनेंगे। इसमें देखें गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो नॉन कन्वेंशनल के एग्जाम्पल अभी हमने ऊपर भी देखे थे, तो इसमें सोलर आ जाएगा, वाटर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी। यहाँ पे वुड चारकोल जो है ये हमारा कन्वेंशनल सोर्सेज के अंतर्गत आएगा, इसमें रिन्यूएबल सोर्सेज के अंतर्गत, है ना, इसको चुनेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अधिकांश नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सौर ऊर्जा से जुड़े होते हैं। तो जाहिर सी बात है, जैसे चाहे पवन ऊर्जा की बात करें, जलीय ऊर्जा की, सौर ऊर्जा अपने आप में, है ना, भूतापी ऊर्जा, तो सब में क्या है, सूर्य की रोशनी ही नहीं मिलेगी सौर ऊर्जा, तो उससे उसकी एक्टिविटी जो है वो मतलब सुचारू रूप से चलती नहीं है। तो उसमें से आप एनर्जी के रूप में जो चीज़ आपको चाहिए वो सही रूप से मिलेगी नहीं। तो जाहिर सी बात है ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उस पर निर्भर है। और जो जल से ऊर्जा हम पैदा करते हैं उसको जलीय ऊर्जा कहते हैं। तो ये बात भी ठीक ही है ना, तो दोनों को चुनेंगे।
अब इसमें गलत कथन को चुनना है। मक्का की खेती एथेनॉल के लिए की जा सकती है, ठीक है। तो जैसे आपने रिसेंटली अभी इसमें पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग के कॉन्सेप्ट्स को सुना होगा, तो एथेनॉल के मैन्युफैक्चरिंग में मक्का जो मेज होता है ना, उसको यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हम खेती इसकी कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। आगे है जैट्रोफा पैंगोमिया, इसकी खेती बायोडीजल के लिए की जा सकती है। तो जो हमारे ये ग्रीन फ्यूल्स हैं उसके दिशा में बायोडीजल्स भी अगर बनाने हैं तो उसके बनाने के लिए 2-3 प्रकार के जो मतलब पेड़ हैं, कह लीजिए पुष्पों की प्रजाति, जिसमें से जैट्रोफा है, पैंगोमिया है, इसमें इसके अलावा जो सनफ्लावर होता है, ठीक है, इन सबको बायोडीजल बनाने के लिए आप खेती इसकी कर सकते हैं। तो गलत इसमें जो है कुछ भी नहीं है। आगे है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, एक समूह है जिसका संस्थापक भारत रहा था। भारत और फ्रांस ने मिल करके जो है इसका कह लीजिए स्थापना की थी। कब? 2015 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसका। ये क्वेश्चन यहाँ पे जो लिखा है कि इसका सचिवालय कहाँ पर है, तो यूपीपीएससी आयोग एक बार इसको किसी एग्जाम में शायद पूछ भी चुका है। आई थिंक 2019 के पीसीएस एग्जाम में पूछा था। तो ये हेडक्वार्टर इसका जो है आईएसए का, ये यहाँ है हरियाणा के गुरुग्राम में। अब देखिए आईएसए का ही जो प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ 11 मार्च 2018 को नई दिल्ली में हुआ था। तो बिल्कुल ये ठीक है, पहला समिट यहाँ पे हुआ दिल्ली में 2018 में। डेट इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। और विश्व का प्रथम पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो बना है वो कौन सा है? वो कोची केरला का है, ठीक है। तो दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है, सही है दोनों। 17वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वनावरण का प्रतिशत कितना है? तो आईएसएफआर की रिपोर्ट हर 2 साल में आती है। तो अभी जो लास्ट आई थी 17वीं 2021 की, जनवरी 2022 में, ठीक। तो उसके अनुसार जो फॉरेस्ट कवर हमारा है 2019 की रिपोर्ट में क्या था? 21.67%। तो इसमें इंक्रीज होकर के अब ये हो गया था कितना? 21.71% या 72% भी कह लीजिए, ठीक। तो यहाँ पे बी विकल्प को चुनेंगे। अब इसी रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल वनावरण तथा वृक्षावरण का कुल कलेक्टिव जो प्रतिशत है वो कितना था? तो ये है 24.62%, विकल्प बी। सबसे ज्यादा वनावरण का जो क्षेत्रफल है भारत में इस रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश में था। बांस आच्छादित क्षेत्रफल में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तो इसमें भी जो है ये मध्य प्रदेश था, ठीक है। ये सारे फैक्ट्स को प्लीज डिटेल में देखिएगा, ये जरूरी है क्योंकि अभी 2 वर्षों तक ये आंकड़े हमको यही देखने हैं। तो 2023 में भी यही सब आंकड़े जो है इंपॉर्टेंट है। अब है कि वनावरण प्रतिशत के मामले में प्रथम स्थान पर कौन सा टाइगर रिजर्व है? तो जो भी टाइगर रिजर्व्स हैं उसमें देखेंगे तो उसके पूरे एरिया में सबसे ज़्यादा पक्के जो है ना अरुणाचल प्रदेश का, इसका लगभग 97% का जो एरिया है ना, ये इसमें था आपका वनावरण में। अब इसमें देखें कि वनावरण क्षेत्रफल में प्रथम स्थान पर कौन सा टाइगर रिजर्व है। तो अभी हमने ऊपर वो प्रतिशत के मामले में देखा था कि किसी पर्टिकुलर एरिया में उसके प्रतिशत के हिसाब से कौन सा ज़्यादा था, परंतु यहाँ पे अगर हम ओवरऑल क्षेत्रफल देखें तो चूंकि एक काफ़ी बड़ा टाइगर रिजर्व है ये नागार्जुन सागर श्रीशैलम, ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में, ये इसका जो है प्रथम स्थान रहा था टाइगर रिजर्व में 17वीं वन स्थिति रिपोर्ट में। तो ये सब फैक्ट्स जो भी हैं कन्फ्यूज ना होते हुए याद रखें। अब सबसे कम वनावरण क्षेत्रफल जो है सबसे ये किस राज्य में रहा था इस रिपोर्ट के अनुसार? तो ये था आपका जो है हरियाणा, है ना, विकल्प ए। प्रधानमंत्री जीवन योजना, ठीक है, जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण, ठीक है, इस योजना को किस वर्ष में शुरू किया गया? तो जैव ईंधन जो है इसको प्रमोट करने, साथ में जो एथेनॉल है तो कॉमर्शियल यूज के डेवलपमेंट के लिए ये योजना लेकर के आए थे जो है इसमें फरवरी 2019 में, 28 फरवरी इसको हम चुनेंगे। इसमें देखिए प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो कहा जा रहा है कि योजना को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा संचालित किया जा रहा है, ये बिल्कुल ठीक है। इसको जो है इसमें मई 2019 में लॉन्च किया गया था। उद्देश्य ये है कि 18 से 40 वर्ष के बीच की उम्र के जो छोटे और सीमांत किसान हैं वो इस योजना में शामिल हो सकते हैं या पात्र हैं। और देखिए ऐसे लोग जो इस योजना में शामिल होंगे तो उसमें ये है कि लगभग 100 रुपये प्रति महीने इसमें आप पैसे देते रहिए, और जब आप 60 साल के हो जाएंगे तो आपको मिनिमम 30,000 रुपये की जो एक पेंशन है वो आगे से मिलने लगेगी, ठीक है। तो उसके उद्देश्य के साथ यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया। दोनों कथन हमारे जो है वो ठीक हैं।
इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? तो परंपरागत कृषि विकास योजना कृषि मंत्रालय के द्वारा संचालित है और इसका उद्देश्य जो है देश में जो जैविक खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है बिना खाद वाद के इस्तेमाल के, जो हमारी ये गाय भैंसों वाली खाद है उससे यूज़ करके जो फसलें उगाई जाती हैं उसके लिए यहाँ पे इसको चलाया जा रहा है। तो बिल्कुल ठीक बात है। 2015 में इसको स्टार्ट किया गया था जो हमारा ये है ना नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, उसके कंपोनेंट के रूप में। तो दोनों कथन ठीक है, इसमें गलत जो है वो कुछ भी नहीं है। इसमें है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जो स्टार्ट किया गया है उसके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो स्वच्छता की दिशा में जो स्वच्छ भारत अभियान के रूप में चला ये, तो इसको संचालन जो किया जा रहा है जल शक्ति मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ जो वाटर एंड सैनिटेशन थी पहले, उसको 2019 में रीनेम किया गया मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के नाम से आप जानते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक है। दूसरा है कि इस योजना को 2 अक्टूबर 2015 को शुरू किया गया था, तो ये गलत हो जाएगा। 2 अक्टूबर 2014 से स्टार्ट है। तो ये स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज़ 1 ये चला 2019 तक, जिसमें ये खुले में शौच मुक्त भारत जो है एक तरीके से टारगेट को अचीव किया गया। उसके बाद इसका दूसरा फेज़ भी जो है वो 2020 से स्टार्ट किया गया है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो सही नहीं है कौन सा? दूसरा। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना जो है इसके संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो देखिए पुरानी स्कीम्स भी, हालांकि जैसे अभी 2021 में आरओ का एग्जाम हुआ तो बहुत पुराने स्कीम इस तरह के निकाल करके उन्होंने पूछा, तो इसलिए इनको पढ़ना ज़रूरी है। तो जवाहर ग्राम समृद्धि योजना जो है इसको संचालन ग्राम जो हमारा ये ग्रामीण मंत्रालय है ये करता है और इसको जो शुरू करने की तिथि है 1 अप्रैल 1999। तो दोनों कथन जो है यहाँ पे ये ठीक है। देखिए पूरी जितनी भी स्कीम्स हैं है ना, स्पेशली इमरजेंसी जो इंडिया में इम्पोज की गई उसके बाद की, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसकी पूरी लिस्ट एक बार जरूर रेफर करिए आप लोग। अंतिम प्रश्न देख लेंगे आज का कि राष्ट्रीय विरासत शहर विकास और विस्तार योजना, इसको शॉर्ट फॉर्म में हृदय कहा जाता है, इंग्लिश के हिसाब से बनाया गया है नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड एक्सटेंशन प्रोग्राम। तो जो भी जैसे हमारे ये है ना हर मतलब भारत में देखेंगे तो बहुत सारे शहर ऐसे हैं जहाँ पे कुछ सांस्कृतिक विरासत है, धरोहर स्थल हैं, उनको एक तरीके से प्रिजर्व करने के लिए और एक कह लीजिए उस शहर को और उसकी अच्छी अर्बन प्लानिंग हो सके, इकोनॉमिक ग्रोथ हो उसमें, इन सब एम के साथ जनवरी 2015 में ये हृदय योजना जो है इसको स्टार्ट किया गया और यहाँ पे चलाई जाती है ये किसके अंतर्गत? हमारा जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, ठीक है, इनके माध्यम से। तो बी विकल्प को चुनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे समाप्त करेंगे। संबंधित जितने भी फैक्ट हैं प्लीज़ इसको डिटेल में पढ़ते रहिए। जो कमेंट में पूछे गए हैं क्वेश्चंस के आंसर उसको बताइए। हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।